बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी एज बताकर ऐसे बता दिया कि जैसे मैं दादाजी की एज का हूँ। आई एम वेरी यंग। शायद वो बर्थ डेट में कुछ गलती हो गई होगी। दोस्तों, आपके पास बहुत ही फायर ब्रांड स्पीकर हैं। संदीप जी, आलोक जी, अश्विन जी को तो हमने कई बार सुना है। आप लकी हो कि ये एसोसिएशन में आपके पास इतने सारे स्पीकर हैं और इतना आपको सुनने को और समझने को मिलता है। एनएआर की जब फाउंडिंग हुई थी तो शायद मैं बहुत लकी था कि आई वॉज वन ऑफ द 7 फाउंडर्स जिन्होंने ये काम किया था। शायद अनइंटेंशनली हो गया था। हमको ये लगा कि ये जो गोरे लोग बाहर से आ रहे हैं वो कुछ मैंडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो पहली मीटिंग ताज में हुई थी तो मुझे वहाँ बुलाया गया। तो मुझे नहीं पता था कि कोई एसोसिएशन का मालिक है। हम तो कहते बिजनेस के, हमको पता लगा कि कोई इंडस्ट्री आ रही है, कुछ आ रहा है, बड़ा कुछ काम मिलेगा। वहां जाके बैठे तो वो लोग तो खाली एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि आपकी फीस कितनी है, आपके मेंबर कितने हैं। तो हमने बोला इसको क्या हो गया, ये फीस और मेंबर की क्या बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग फिर दिल्ली में हुई। उसके बाद हमने एसोसिएशन में हमारे पूना में बात किया कि ये तो कुछ और हो रहा है। तो बोले नहीं, आप लीड लो, आपने समझा है इसको, तो यू टेक इट फॉरवर्ड। एंड दैट इज हाउ एनईआर इंडिया वाज फॉर्म इन द ईयर 2007। 5 साल मैंने काम किया अलग अलग लेवल्स पे उसमें। एंड आफ्टर दैट द बॉडी हैज एक्सपैंडेड। मैं एनआर इंडिया का आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी का ये ड्रीम ये कई सालों से या कई दशकों से चल रहा है इंडिया में। और अमेरिका को ये लगने लगा कि इंडिया की लेवल ऑफ सर्विस बहुत नीचे है, जिसके वजह से यहाँ इंडिविजुअल ब्रोकर्स को काम नहीं आ रहा था और ये काम केवल आईपीसी जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे उनके पास आ रहा था। तो हमारे इंडिविजुअल जो जिस जिस सिटी में एसोसिएशन थे वो हमेशा नाराज थे कि ये सारा बिजनेस आईपीसी करके जाते हैं, हमारे पास बिजनेस नहीं आता है। लेकिन उसकी रीजन ये थी कि वो उनकी एक लेवल ऑफ सर्विस थी। हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं था। जैसा दर्शन भाई ने भी बताया कि ड्रेसिंग अटायर नहीं था। ये और बात है, दर्शन भाई ने अभी ये भी बताया कि लेडी क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्लीन शेव वगैरह करके। ये अभी मैं भी सीखूंगा इनसे। जोक्स अपार्ट। सो फ्रेंड्स, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी में आने के लिए एक जगह पर होना, एसोसिएशन में साथ रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। एनीवे, आज का हमारा टॉपिक मुझे ये बताया था कि कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में आई मस्ट टॉक। कमर्शियल रियल एस्टेट तो बहुतों के लिए कोई नया नहीं है। हम लोग सारी टाइप्स के रियल एस्टेट करते हैं। यूजुअली हम जब रियल एस्टेट की दुकान खोलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, हम लोग सब करते हैं। आपको फ्लैट चाहिए, शॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, जमीन चाहिए, नहीं भी होगी तो किसी के न किसी के साथ में उसका कनेक्ट करके हम लोग ये काम करते हैं। आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है और एक या दो वर्टिकल्स में स्पेशलाइजेशन हो रहा है क्योंकि काम का लोड बहुत बढ़ रहा है और बहुत वॉल्यूम आ रहा है काम का। तो इट इज बेटर अगर आप स्पेशलाइज रहेंगे किसी भी एक या दो वर्टिकल्स में तो आप जस्टिस कर पाएंगे उसको और ढंग से काम हो पाएगा। अनलेस आपके पास एक एक वर्टिकल के अलग अलग हेड्स हैं जो वो वर्टिकल संभाल पाते हैं, यू कैन बी इन ऑल द वर्टिकल। नहीं तो बहुत सारा काम लेकर के आपका माइंड पूरा चोकअप हो जाएगा और डिलीवरी कुछ नहीं हो पाएगी। कमिंग बैक टू कमर्शियल रियल एस्टेट, ये कमर्शियल रियल एस्टेट थोड़ा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से हटके है। इसके लिए इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है यूजुअली प्रोफेशनली करने वाले, और ये काम ज्यादा आईपीसी के पास होता है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ज्यादा इस काम को करते हैं क्योंकि उनका ये पूरा सिस्टम नापा हुआ है, सेट किया हुआ है, तो उनको कंफर्ट होता है। उनके पास मैंडेट्स भी आते हैं कंपनी से। मान लीजिए कहीं बाहर से कोई कंपनी आती है तो वो उनको बोलती है कि हम लोग बहुत सारे ब्रोकर से काम नहीं करेंगे इंडिया में, आप ये 8 सिटीज में या 15 सिटीज में या 50 सिटीज में हमको ये जगह आपको चाहिए। सो इनका बैंडविड्थ होता है एपीसीज का, वो कर पाते हैं। एनआर इंडिया फॉर्म करने का यही तरीका था, यही रीजन। एक उसमें ये भी था कि हम लोग मान लीजिए ग्रो करके कल 40-50 सिटीज में 100 सिटीज में पहुंचेंगे तो हम एक दूसरे के साथ क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारी सबकी लेवल ऑफ सर्विस एक जैसी होगी। तो मान लो अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ, हम आपको 15 सिटीज में दे सकते हैं।
So now we can complete the IPCs also as far as हमारा bandwidth is concerned. उसके बाद हर एक को वो ध्यान भी देना पड़ेगा कस्टमर्स के पास. मैं जानता हूँ कि वी आर एट ए वेरी नेसेंट स्टेज. 15 साल हो गए हमारे को एयर इंडिया चालू करके, फिर भी हम वहां नहीं पहुंचे जहां अपने को पहुंचना चाहिए था. मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी हो जाएगा. अब शुरुआत हुई है. हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे ट्रेनिंग्स और नॉलेज सेशंस और सेल्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है अलग अलग. सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप इसमें सहभागी होके इसका पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं. ये मैं आपको कहूंगा कि और लोगों तक भी इसको पहुंचाइए. रेरा का अभी जो सेशन चल रहा है, हमारी एसोसिएशन 4 रनर है उसमें, महारेरा के ट्रेनिंग में. हमको ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जो कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं, तो हमको ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, हमारा डायरेक्ट एग्जाम दे दो. हमने कहा ऐसा नहीं है. 30 साल तो हमको भी हो गए इस बिजनेस में, फिर भी हमने पहले ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है. तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप रेरा की ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा. क्योंकि जब रेरा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग का, उसका नंबर एग्जाम के एप्लीकेशन में डाला जाएगा, और जब एग्जाम होगा तो उसका कंपनी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नंबर रेरा में डाला जाएगा, तब आपका रेरा वैलिड होगा. ये ध्यान रखिए. सो इट्स मैंडेटरी दैट यू हैव टू गिव you have to take training and then give exam for it. So coming back to commercial properties, friends, 5 important aspects है मैं जो इसके कवर करूंगा. Then I would like to have an interactive session. आपण एकामेकाशी बोलूया आणि कोणाचे काय डाउट्स असतील, कोणाचे काय क्वेरीज असतील, एकामेकाशी बोलू त्याबद्दल. If somebody does not have anything to write, I've got a YouTube channel. I'm promoting that also from this platform. You can go to my YouTube channel and check out. मैं बहुत सारे उसमें हिंदी में वीडियोस डालता हूँ ताकि बहुत लोग जो जिनको इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं है, छोटे से छोटे शहर में भी, गांव में भी पहुंचना चाहिए. So more and more people are educated in real estate and they can take advantage of that. Informed decision लेना चाहिए उनको बिजनेस करने के लिए और रियल एस्टेट करने के लिए. So एक पॉइंट नंबर 1 है आपको अपना एरिया पूरा पता होना चाहिए. फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर डुईंग कमर्शियल रिअल एस्टेट, तुम्ही डोंबिवलीमध्ये जर का करत असाल तर डोंबिवलीची अख्खी मॅपिंग तुमच्याकडे असली पाहिजे. कुठे कुठे कुठला लोकेशन है. नाउ फॉर अस डोंबिवली इज वेरी न्यू बिकॉज हम इसके पहले बहुत ज्यादा आए नहीं है कभी. लेकिन जैसे हमारे शहर, हर शहर में 2-4 ऐसे लोकेलिटीज होती है जो बहुत पॉश होती है कमर्शियल के लिए, और कोई भी कॉर्पोरेट आती है या कंपनी आती है उनको वहां पर अपना ऑफिस सेट करना होता है. तो डोंबिवली में भी ऐसे कोई लोकेशंस होंगे जो ये कॉर्पोरेट प्रेफर करेंगे, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है. ग्रेड ए बिल्डिंग्स बोलते हैं. ग्रेड ए बिल्डिंग्स क्या होती है? एक ए ग्रेड लोकेशन होता है, मतलब लोकेशन ए क्लास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है वहां का, डेवलपर बहुत क्लास होता है और वो बिल्डिंग भी बहुत क्लास बनाता है. ये सब पॉइंट्स जब मिलते हैं तब वहां ग्रेड ए लोकेशन में ग्रेड ए बिल्डिंग. सो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, सो दैट जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसी हिसाब से उसको पिच कर सकते हैं. कम्युनिकेशन जैसा दर्जन मैंने बताया कि पूरा समझना है और मैच करके उसको देना है. कमर्शियल में आपको बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलता है स्टैंड होने के लिए. फ्लैट्स में, रेसिडेंशियल में आप थोड़ी बात घुमा भी सकते हो, कुछ आपसे अगर गलती हो गई तो आप बात को घुमा सकते हो. कमर्शियल में नहीं, क्योंकि कमर्शियल में बहुत फ्रूट लोग होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं, तो वो आपको एक ही गलती में पकड़ेंगे, दूसरा आपको चांस नहीं मिलेगा, ये किसी और को चले जाएगा. तो इसके लिए आप अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि उनको एक क्लाइंट की वजह से 10 क्लाइंट और मिले. ये आपके, हमारे सबके जिंदगी में ऐसे ही होता है, अपने बिजनेस ज्यादा ऐसे ही होता है. अगर एक को आपने अच्छी सर्विस दी है, अगर वो खुश है तो वो बोलता है कि ठीक है, अगले को भी भेजता है कि भाई मैंने इनसे लिया है और वो बहुत अच्छा हमको सर्विस मिली है, प्रोडक्ट भी अच्छा दिया है, बहुत क्लीन डील है, आप इनके साथ ही डील करो. तो वो आपका 50% से ज्यादा आपका काम वही हो जाता है. सो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी आपको बिजनेस कमर्शियल का करने के लिए. उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने लैंग्वेज में. आजकल डिजिटल का जमाना है, उसके अंदर आपको डिजिटल के सिवा आप कर नहीं सकते हो कोई भी बिजनेस. अभी आहिस्ता आहिस्ता एनआर इंडिया भी इसके कोर्सेज चालू कर रही है जिसका आप फायदा ले सकते हो डिजिटल का. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट बी ए वेरी गुड कम्युनिकेटर एज फार एज
कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद में आपको ये प्रॉपर्टी अपने उस क्लाइंट को ऑफर करना है, और देन नेगोशिएशन इसमें आता है। अब नेगोशिएशन की स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो ये आपको ये बोलेगा, या कोई ना कोई दूसरा रियल्टर या सीपी या कंसल्टेंट उसको बोलेगा कि अरे आप ये प्राइस में वहां ले रहे हो क्या, मैं आपको ये प्राइस में वहां ले सकता हूँ। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो एरिया में और ये एरिया में क्या फर्क है, या उस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग में क्या फर्क है, तो ही आप उसको अपने पास टर्न कर पाओगे। क्योंकि ये जो आदमी आपके पास आता है प्रॉपर्टी लेने के लिए, कंपनी का जो आदमी आता है एम्प्लॉय या मैनेजर कॉर्पोरेट कंपनी का, वो नया है इस एरिया के लिए, उसको पता नहीं है, वो आपसे और कंसल्टेंट से फीडबैक लेता है, उसके बेसिस पे अपना मन बनाता है कि कहाँ मुझे लेना चाहिए कंपनी के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू कन्विंस दैट पर्सन इन दिस थिंग। एंड फाइनली एंड ऑफ द ये सारा होने के बाद उसके बाद में आता है ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन किस तरह होता है, उसको हैंड होल्डिंग करके उसका एग्रीमेंट्स तक उसको साथ देना चाहिए, उनको पोजीशन लेकर के जो भी उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, जब भी आप प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो कुछ ना कुछ रह जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो हमारा काम होता है क्लियर करा के, क्लैरिफिकेशन का काम करा के। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 5 पॉइंट्स, बेसिक 5 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसके अंदर, जो कम से कम इतना तो आपको होना ही चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लीज करने के लिए। ये ऑफिस भी हो सकती है, ये रिटेल आउटलेट्स भी हो सकते हैं, जैसे शॉप शोरूम ब्रांड्स आते हैं तो उनकी भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि रेंटल कहाँ पर कितना है, छोटी छोटी और बहुत चीजें हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसमें जाओगे या अभी है तो आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि इसके कितने अहमियत है। सो फ्रेंड्स, ये 5 टिप्स थे। अगर आपके कुछ क्वेरीज है, कोई टिपिकल अगर आपके क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में इंटरेक्शन कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड, अगर किसी का कोई कमर्शियल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है या क्या है। सॉरी, किशन गलानी मेरा ही नाम से। मार्केट में क्योंकि हम लोग रेंट की डील करते हैं या परचेज की बाइक सेल की जो भी डील करते हैं, कभी भी समझो उसको कभी फ्रॉड होता है, कभी ओनर फ्रॉड रहता है या कभी बायर फ्रॉड रहता है। उसका ड्यू डिलिजेंस करने के लिए कुछ प्रोसेस है क्या, स्टैंडर्ड प्रोसेस, या कभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर को आपको पड़ेगा। अरे ये आज के तारीख में बहुत आसान है, पहले टाइम में इतना इजी नहीं था। मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा। एक अमेरिकन कंपनी थी जिसके लिए हम डील कर रहे थे, 6000 फुट का ऑफिस दिया। अमेरिकन कंपनी ने पूरा ट्रस्ट किया बिकॉज दे न्यू मी, द मैनेजर न्यू मी वेरी वेल। आई होप मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का क्योंकि बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे, बट हमारे उसके बाद भी हमने उनको 2 प्रीमाइसेस और दिए। हमने उनको एक प्रीमाइसेस दी, डेवलपर मेरे ऑफिस में आके उसका डील करके गया। डेवलपर, बड़ा डेवलपर था उस टाइम का, पुणे का, जो बाद में हाथ ऊपर उठा दिए बाद में। तो ये अनफॉर्चुनेट था कि हमारे टाइम में ये हुआ। तो ये हमारा मैं आपको अपना खुद का किस्सा बताऊँ। 6000 फुट की ऑफिस थी, कंपनी ने पेनल्टी और बोनस क्लॉज पे किसी इंटीरियर, बॉम्बे के इंटीरियर डिजाइनर को काम दिए थे। 15 दिन में उसका पूरा इंटीरियर रात दिन खत्म करके करना था। तो जैसे ही 5-7 दिन हो गए, इंटीरियर का काम शुरू हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गई। 5-7 दिन के बाद में मुझे एक आदमी का फोन आया जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, फाइनेंसर भी है पुणे का, जिन्होंने धारीवाल तक को किसी जमाने में पैसे दिए थे, मानिक सिंह बाबू। वो जब भी उसके ऑफिस में आप जाओ तो पहले तो धारीवाल का नाम दिखाते हैं कि देखो इनको भी मैंने पैसे दिए होंगे, मतलब यू नो दैट वाज, लेकिन बहुत अलग टाइप का आदमी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि वो किशन में आपने दिया ना वो ये कंपनी का। तुमने बोला हाँ। तो क्यों, क्या बात है? बोला नहीं, जगह मेरी है। मैंने बोला आपकी जगह मतलब? तो मैं बोला आप तो उधर शायद आते जाते हो। नहीं नहीं, वो जगह मेरी है, मैं तो रोज कुर्सी लगा के बैठता हूँ, उनका काम चल रहा है, चलने दो। तो मैं बोला फिर पहले क्यों नहीं? मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ताकि इनका काम चलने दो, इनके पैसे उसमें घुसने दो, उसके बाद मैं क्लेम करूंगा। तो बिल्डर, क्योंकि मेरे से सीधा नहीं हो रहा था, तो आप बिल्डर सीधा हो जाएगा क्योंकि अभी आप उसको दबाओगे। तो ये बहुत मतलब आई लॉस्ट माई स्लीप ऑफ द नाइट। रात में 12-12, 1-1 बजे तक हम बिल्डर के घर पे होते थे, क्योंकि कंपनी ने बोला कि इसकी मर्सिडीज अभी के अभी बेच दो।
उस टाइम में एक नया पोर्टल आया था कार का, बोला अभी इधर भेज दो, मेरे को निकलना है यहाँ से, क्योंकि इनके जो सीईओ थे वो अमेरिकन थे। वो आने वाले थे इनॉग्रेट करने के लिए जगह, और जगह लिटिगेशन वाली। फिर इवेंचुअली हमने बैठ के उसको सेटल किया, उनका जो पैसे का लेना देना था वो सेट किया, एग्रीमेंट इन्वेस्टर के नाम से कराई, बिल्डर के नाम से निकाल करके, मतलब ये झमेले वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आप बिल्डिंग से ही पता कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है क्या है। और उस आदमी का, जैसे अभी लोकल आदमी है तो आपको दो चार लोगों से पूछना में, आपका एसोसिएशन है, यही आपके दो चार लोग कोई ना कोई बता सकते हैं कि भाई ये आदमी से मैं डील कर रहा हूँ, क्या लग रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज के तारीख में इतना डिफिकल्ट नहीं है। और कोई? This is Ashok here from Elite Greens. First of all, thank you for very much enlightening session. My question is, first is, जो आपने अभी तक बताया, it is about how to sell to the customer, right? But because I think that the most of the problems wherein the realtors is not able to do the commercial is they don't know how to prospect the buyers, right? So I'm sure first I want to know in your association particularly, because you are yourself a lighthouse, आपके एसोसिएशन में कितने लोग कमर्शियल कर रहे हैं, दैट कैन बी हाईलाइटिंग, ठीक है, फॉर आवर एसोसिएशन आल्सो, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे पेनिट्रेशन इज वेरी लो। एंड सेकंड इज व्हाट इज दैट 2-3 थिंग्स व्हिच यू प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ, दैट हाउ टू गेट द क्लाइंट्स फॉर कमर्शियल, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स, बिकॉज़ आई माइसेल्फ डू इट, बट प्रोबब्ली आई विल गेट some additional point from you. That's sure. Thank you so much. Thank you, Swati. So this is the problem typical with everyone. और कमर्शियल लुक्स डिफिकल्ट ऑन द फेस ऑफ इट, इसके लिए बहुत कम लोग कमर्शियल का काम करते हैं। एवरी एसोसिएशन है, आई थिंक 10-15-20% से ज्यादा लोग नहीं होते हैं, हार्डली 10% ही होंगे सीरियसली जो इस काम को करते हैं। हमारे एसोसिएशन में वही हाल है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है ये कमर्शियल का, तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं यार हम लोग करें, फिर अगर नहीं होगा इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पेट्रोल का पैसा भी जाएगा, अपना वक्त भी चले जाएगा, इससे तो चलो कोई फ्लैट का काम करते हैं। लैंड में भी बहुत लोग काम नहीं करते हैं, हालांकि हमारी स्पेशलाइजेशन लैंड ही रहेगी पहले से। सो इसमें आपका दूसरा सवाल ये था कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट दीज पीपल। अब प्रोस्पेक्ट का कोई अलग फॉर्मूला इसका नहीं है, यू नो, आप पोर्टल्स पे जाइए, लिस्ट कीजिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए, उसमें से बहुत कम ट्रिकल होगा आपके पास इंक्वायरीज। ये आपको रिलेशन बिल्डिंग करना ही पड़ेगा, और ये ओवरनाइट नहीं है, ये दिस इज प्रोसेस, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, फिर रेफरेंस तो होते ही है। अब इसमें जैसे अगर आप किसी को घर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम तो करे ना, ठीक है ना। अगर आप उसको बोलते हैं कि साहब मैं कमर्शियल का भी काम करता हूँ, अगर आपकी कोई ऑफिस स्पेस चाहिए, अगर आपकी सर्विस अच्छी है इवन रेजिडेंशियल में, तो वो आपको कमर्शियल का, अगर उसको नहीं रिक्वायरमेंट है, कोई उसका यार दोस्त होगा तो आपके पास रेफर करेगा। एक बार अगर आपको वो रेफर करते हैं, आपने उनको सर्विस दे दी, उन्होंने आपसे ले लिया, तो वो सर्कल में आप पहुंच जाते हो, उस पर्टिकुलर कमर्शियल सर्कल में पहुंच जाते हो। सॉरी, इसी तरह आपका वो दायरा बढ़ता जाएगा और यू विल हैव मोर पीपल कमिंग इन। सेकेंड इज आई एम अगेन हार्पिंग ऑन क्रॉस सेलिंग, जो एनआर इंडिया ने पॉसिबल किया है। अगर आप एनआर इंडिया के कन्वेंशन में आते हो ना, एनुअल कन्वेंशन में या मिड टर्म मीट्स होती है, अभी होंगी, हमने जब ये फॉर्म किया था तो आइडिया ये था कि साल में 4 बार कम से कम सब लोग मिलना चाहिए, वी हैव गॉट इट इन इंदौर, तो ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इसका आइडिया ये था सो दैट मल्टी सिटी जब तक मिलेंगे नहीं तब तक रिलेशन बिल्ड होता नहीं है। देखिए हमारा बिजनेस ट्रस्ट वाला है, अगर आपको मेरे पास क्लाइंट भेजना है तो आप 2 बार सोचते यार मैं भेज रहा हूँ, पता नहीं किस तरह उसको ट्रीट करेगा, या मुझे पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा कि इन्होंने कुछ सौदा किया हुआ है, यू नो। तो ये फिर हर एक को होता है, क्योंकि आज तक ये ऑर्गेनाइज नहीं थी रियलिटी। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे ना, कन्वेंशन में आपसे रिलेशन बढ़ती है ना, तो फिर आप एक आदमी को भेज के देखोगे कि चलो मैं तो भेज रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, भेज के देखता हूँ, और एक बार वहां से अगर हैंड होल्डिंग होगी तो आपको लगेगा नहीं ये मेरा रूट पक्का हो, तो आपको वहां से भी बिजनेस आएगा। अभी हमको अलग अलग जगह से बिजनेस आता है, ओवरनाइट नहीं हुआ, और फिर हम इतने साल से ये काम कर रहे हैं, फिर भी हमको वक्त लगा है वो आइस ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इट इज आपका, आप अकेले नहीं होंगे इसमें, आपका पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, जो सिटी से आपको काम भेज रहा है या आपका काम ले रहा है।
तो हमको चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, अलग अलग जगह से हमारे पास भी काम होता है, बैंगलोर, हैदराबाद। तो जब उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होती है और हमारी उनकी ट्यूनिंग अच्छी है तो भेज देते हैं। हमने अतुल भाई के साथ भी कुछ काम करने की कोशिश की है, नहीं हुआ, दैट इज ओके, लेकिन कोशिश तो की। अगर हो जाता था तो एक हमारा उनके साथ भी अकाउंट शुरू हो जाता था। So this is how you have to build your relationships and your clientele. Anything else? Anybody else? Yeah. What was last 5 years commercial marketing? Why hello? How do you see last 5 years for the commercial market in terms of appreciation? Because clients don't ask, why I should take a invest in commercial? Probably I am confused. I should buy a commercial or residential. So what's your perspective on that on last 5 years? And what's your perspective in next coming 5 years as far as commercial is concerned? And my second question followed by that is, when we talk about commercial office spaces for corporates, but those are the area wherein we have no potentials, or we have the commercial galas, or maybe those things wherein benefit will be more. Thank you. वेरी गुड क्वेश्चन अशोक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आगे का फ्यूचर तो कोई फोर्स ही नहीं कर सकता, बट वॉट एवर आई नो, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट। पिछले 5 साल वो नॉट वेरी गुड फॉर कमर्शियल। कोविड तक तो कमर्शियल को बहुत तकलीफ हुई थी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम आ गया था और प्रीमाइसेस खाली हो रहे थे। सो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में आ रही थी। अभी भी कोई जगह अगर प्रिफर्ड नहीं है तो अभी भी लोगों के प्रॉपर्टीज वो पड़ी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कंजम्पशन हो रहा है। बट कोविड के बाद ये सीन चेंज हो गया है, जल्दी से कमर्शियल पिकअप होना शुरू हुआ है, क्योंकि कमर्शियल में क्या डिसीजन बहुत फास्ट हो जाते हैं। और इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन होल ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया की ग्रोथ पाथ बहुत जबरदस्त है। उसके और 4-5 सिटीज या 7 सिटीज है इंडिया में जो बहुत लीड करती है, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, बॉम्बे का कुछ तो मेन बॉम्बे में तो इतना बैंक होती नहीं है जिसमें बन सके, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं। चेन्नई वगैरह भी अभी थोड़ा पिकअप हो रहा है। सो कोविड के बाद कमर्शियल पिकअप हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी से पिकअप हो रहा है। अब क्या होता है, अपने रियल एस्टेट सेक्टर में ये बहुत देखा गया है कि जब जिसका डिमांड बढ़ने शुरू हो जाती है ना, बिल्डर्स क्या करते हैं, अपनी प्लान्स चेंज करके वो बनाने शुरू कर देते हैं। पहले रेसिडेंशियल का था तो कमर्शियल बंद करके उन्होंने रेसिडेंशियल बनाना शुरू किया। अब कमर्शियल का डिमांड ज्यादा हो रही है, तो एवरीबडी फील्स कि हमको भी कमर्शियल करना चाहिए, तो उनके रेसिडेंशियल प्रोडक्ट कभी कभी शेल्फ करके उसकी जगह कमर्शियल बनाते हैं। तो ये लॉपसाइडेडनेस हमेशा होगी और ये रहेगी, बिकॉज जब वो सोचता है तो उसके जैसे बाकी 100 बिल्डर भी वही सोचते हैं, तो सारे लोग 100 के 100 वही प्लान डालते हैं कमर्शियल का। तो अचानक आप देखोगे कि 2 साल 3 साल के बाद में इतनी इन्वेंट्री आ जाती है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और कंजम्पशन तो इतना था ही नहीं। जितना कम था कंजम्पशन उतनी बननी चाहिए थी, लेकिन इन्वेंट्री ज्यादा आ गई। सेम थिंग अप्लाइज टू रेजिडेंशियल ऑल्सो। सो ये सीसो वाला काम है, ये होता रहेगा। आपका यू हैव टू टेक ए कॉल कि उस टाइम में आपको कितना काम उसके अंदर करना है, विच लोकेशन आर डूइंग वेल। अब देखिए, मैं पूना के बारे में आई कैन टेल यू, बिकॉज पुणे इज ग्रोइंग रैपिडली ऑन कमर्शियल, और 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन के कमर्शियल टावर्स बन रहे हैं, विच वॉज नॉट सीन। पुणे में हमने कभी इतना सुना नहीं था। जैसे गोरेगा पार्क मुंडवा वाला पैच है, उसमें करीबन 1.25 मिलियन स्क्वायर फीट, अभी 1.25 बिलियन स्क्वायर फीट बन रहा है उसके अंदर, विच इज जाइगेंटिक। कभी हमने सुना नहीं था कि पुणे में इतना काम बन रहा है। ऑब्वियसली जो डेवलपर्स बना रहे हैं उनका बहुत बड़ा पैसा उसमें जा रहा है, तो उन्होंने सोच के उनकी कोई अश्योरेंसेज होंगी, उसके बेसिस पे इतना काम हो रहा है। तो ये दिस इज बाउंड टू हैपन। हमको कितना उसमें से पीस मिलेगा केक का, दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और कोई? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द